चलो अच्छा टाइम हो ही गया लगभग। तो जनरली आज जो है सिर्फ काव्य प्रकाश का ही है, वेदांत सर का तो बना नहीं है। वेदांत सर का जो है ओरल पूछ लूंगा आप लोग से। कुछ है कुछ क्वेश्चन इसमें। चलो बच्चा यहाँ ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। सर चलो इसका हाँ, आंसर मैं बता सकती हूँ सर। चलो सुजाता बता सकती है और बाकी और बच्चे आप लोगों से को ट्राई करेंगे। जैसे विक्की श्री श्री बताओगे आप? ये जो क है। हाँ श्री, कोई जी आइडिया श्री सर। आप? हाँ कोई आइडिया है इस क्वेश्चन का? नो सर। अच्छा, चलो ईला कोई आइडिया आपको? नहीं सर। कोई आइडिया नहीं है? जब फर्स्ट टाइम आप लोग काव्य प्रकाश देख रहे होंगे ना। चलो छपे कुल कोई आइडिया? हाँ सर, एक दो तो आ रहा है। सिर्फ का ऑप्शन बताओ का। हाँ, क तो कालिदास जसो से बी 2 नंबर का है। अच्छा 2 नंबर का है। ऐसे कालिदास हाँ, आदि के समान ही। यस ओके। खा वाला कौन बताएंगे? खा ख वाला। वाला एक होगा सर, अर्थकृत्य। अच्छा अर्थकृत्य ओके। चलो ग वाला। जी। ग का ग वाला ऑप्शन। होगा आपका रुक जा 4 रुक जा नंबर, रुक व्यवहार जा विधेय। रुक जा रुक जा। कोई और ट्राई करेंगे बच्चा? विक्की सर व्यवहार मीनिंग भी बताना है, ठीक है? और अंतिम इसमें यहाँ पे। चलो अधिगत उचित ओके। हाँ व्यवहार परिज्ञानम, मतलब कि जैसे राजा का व्यवहार होता है, उचित व्यवहार जो होता है उसका जो आचार व्यवहार होता है उसका मतलब उससे हमें सीखना चाहिए और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया निक्की। छपिकुल ये कालिदास आदि नाम इव यश से या क्या, इसका क्या मतलब है बताओ? कैसे आपने यश से या यश लगाया? हाँ इसको थोड़ी सी व्याख्या करो। हाँ छपिकुल हाँ सर। करो व्याख्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जैसे निक्की ने किया कि राजा आदि के समान जो है जो व्यवहार इत्यादि होता है उससे भी लोग जो है सीख सकते हैं, जैसे व्यवहार विद्या इसका एग्जाम्पल बन सकता है। हाँ बताओ छपिकुल का। सर, जोर जो होता है खेती को जो बोल रहा है उसका बारे में मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है। नहीं कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं आप कोई बताएंगे इसको? कालिदास आदि के समान जो है यश की प्राप्ति जब आप वहां पे मैं बता देखें। सकती हूँ हाँ बताओ बताओ सुजाता। सर। ये जो है ना, ये काव्य प्रकाश का वो काव्य प्रयोजन है ना, काव्य प्रयोजन में हाँ एक कोटेशन है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक सतये श्रद्धा पर निवृत्तये कांता सौमित तयोपदेशो योजे। हाँ वेरी गुड। तो इस कोटेशन से लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कालिदास जो कवि है ना, वो कालिदास कवि के तरह यश होना चाहिए। यश की और प्राप्ति हर्ष हो कवि गया। है ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ। उसके बाद हर्ष जो कवि है ना, वो हर्ष कवि के तरह अर्थकृति होना चाहिए। राजादिगत चिता चार परिज्ञानम, राजा लोग की तरह व्यवहार होना चाहिए। और यहाँ पे बोला कि आदित्य देव मयूर आदि नाम इव अनर्थ निवारणम शिवे तरक सुतये। ये मुझे अच्छे से समझ नहीं आया सर। ओके सर हाँ घ वाला लास्ट वाला को एक्सप्लेन करेंगे कि काव्य के प्रयोजन क्या क्या है, कि काव्य के अध्ययन करने से या काव्य का निर्माण करने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है किसी भी लौकिक पुरुष व्यक्ति विशेष को। तो यहाँ पे जो है 3 चीजें अभी आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि यदि आप काव्य की रचना करते हैं, काव्य कोई ग्रंथ विशेष लिखते हैं, तो कालिदास आदि के समान आपको यश की प्राप्ति हो सकती है। हर्ष इत्यादि के समान जो है आपको अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप काव्य की रचना करते हैं तो जैसे एक राजा जो है अपनी प्रजा के प्रति जो व्यवहार करता है, अच्छे से जो है तालमेल बैठा के कैसे राज्य का संचालन होता है, वो सब एक व्यवहार एक जो है आप सीखेंगे। ठीक है, तो एक काव्य के प्रयोजन में भी एक मुख्य प्रयोजन है व्यवहार विद्या। और चौथा है आदित्य वाला। हाँ घ वाला को एक्सप्लेन करेंगे लास्ट का। सर यहाँ पे
आदित्य, हाँ आदित्य जैसे इसमें वही बात बताया गया है ना, जैसे आदित्य मतलब आनंद शिवत रक्षित, मतलब आनंद शिव शिव मतलब कल्याण होता है ना। हाँ शिवत रक्षित मतलब कल्याण या आनंद में जो ये होता है, काव्य के द्वारा कल्याण प्राप्ति होता है और आनंद की ही होती है। हाँ, मयूर नामक एक कवि हुए हैं, ठीक है, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने भी, तो मयूर आदि उन्होंने कोड हो गया था, उन्हें कोड हो गया था। हाँ, तो उनके समान जो उन्होंने अनर्थ, भगवान शिव की तपस्या की थी। बिल्कुल ठीक है, तो उनके अर्थ, उनके समान अनर्थ को दूर करने के लिए जो है काव्य की रचना करना चाहिए, काव्य का अध्ययन करना चाहिए। तो श्वेतर रक्षते, ये जो है घ का, तो ये जब आप काव्य का प्रयोजन पढ़ेंगे काव्य प्रकाश में, तो दूसरे नंबर कोटेशंस में आपको मिलेगा। कोटेशन के जस्ट नीचे पूरी व्याख्या किया गया है कि किसके समान आपको अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, किसके समान यश की प्राप्ति हो सकती है, किसके समान आपके व्यवहार, आप व्यवहार करना सीख जाएंगे। ये अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ पे दिया गया, कुछ यहाँ पे 4 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी उसमें कुछ बातें हैं उसमें लिखी गई हैं, उसे भी आप देखिएगा। अच्छा, ये एक बात बताओ कि इसमें किसकी स्तुति की गई है? जो मंगलाचरण है, किस देवता विशेष की बात कही गई है, किसी को आइडिया? हाँ, क्या है? देवी सरस्वती। हाँ, बाग देवता। हाँ, तो मंगलाचरण क्या है, एग्जैक्ट क्या है, किसी को याद है मंगलाचरण? सर ये थोड़ा याद है सर, नियति की तो हाँ, कोशिश करते हैं सर। हाँ करो। पूरा नहीं होगा सर, पूरा नहीं। हाँ, नियतिकृतः नियतम रहिता हृदय एव कामनीयं पर अन्य परतंत्रं। उसके बाद कुछ छूट रहा है विश्वजीत? हाँ सर, अभी वो शायद छूट रहा होगा। प्रत्येक जितने भी साहित्य ग्रंथ लगा हुआ है ना, प्रत्येक साहित्य ग्रंथ का मंगलाचरण जो याद रखें, कौन से देवी देवताओं का जो स्तुति की गई है और किस प्रकार का मंगलाचरण है, ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें किस छंद में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे कुछ भैया मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ करना, ठीक है। और साथ ही साथ पहले तो चलो ठीक है, पहले आप बोल लीजिए। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ग्रंथ में ऐसे हैं कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक देवी देवताओं की स्तुति की गई है अलग अलग कोटेशंस में, ठीक है। जैसे नल चंपू आप देखेंगे तो शुरुआत में चंद्रमौली पार्वती जी की जो है और शंकर जी की स्तुति, उसके बाद जो है आपको अन्य देवता की स्तुति की गई, तो वो क्रम भी याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। इस बात को ध्यान रखना कि कई जगह एक ही मंगलाचरण है, कई जगह 2-2 या 3-3 देवताओं की स्तुति की गई अलग अलग कोटेशंस में शुरुआत से लेकर, ठीक है। तो ऐसे ग्रंथ विशेष पे भी ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग 10 रूपक वगैरह में भी आपको इस तरह का कोटेशंस मिलेंगे। चलिए, हाँ विशाल कुछ कह रहे थे आप, बोलो विशाल। जी भैया, भैया सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक है, ठीक है। दूसरा, मंगलाचरण ना 3 प्रकार का होता है, मतलब 3 प्रकार के देवताओं को नमस्कार किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से एक देवता होते हैं समुचित देवता, एक देवता होते हैं इष्ट देवता, तीसरे देवता होते हैं समुचित इष्ट देवता। तो इसके जो देवता हैं वो है समुचित इष्ट, क्योंकि जो विषय के, मतलब जिस विषय को शुरू ग्रंथकार आरंभ कर रहा है, उस विषय के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं वो कहलाते हैं समुचित देवता, ठीक है। और जो देवता ग्रंथकार को प्रिय होते हैं, मतलब जिनके प्रति ग्रंथकार की श्रद्धा होती है, वो होते हैं इष्ट देवता, ठीक। और जो दोनों ही होते हैं, मतलब जो इष्ट भी हैं और जो समुचित भी हैं, मतलब अधिष्ठाता भी हैं और कवि को प्रिय भी है, कवि की उनके प्रति श्रद्धा भी है, वो होते हैं समुचित इष्ट देवता। तो जो देवता सरस्वती है, माता सरस्वती, वो उनके प्रति जो है उनकी क्या कहते हैं आचार्य मम्मट की श्रद्धा भी है, ठीक है। और वो इस काव्य की जो है अधिष्ठात्री देवी भी है, अतः वो जो है इनकी इस ग्रंथ की जो है समुचित इष्ट देवता है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और सरस्वती के प्रति इनकी निष्ठा होने के कारण इनकी एक उपाधि है बाघ देवता अवतार। वेरी गुड, बहुत अच्छी। हाँ चलो, इस क्वेश्चन में कोई समस्या आप लोग को? हाँ क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, बोलो। अच्छा, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्लियर नहीं है क्या? जी आगे बढ़िए है ना, क्लियर है। मम्मट की है, क्या कह रहे हो?
वाग देवता उपाधि मम्मट को मिली वाग हुई है। देवता अवतार, हाँ वाग बिल्कुल देवता अवतार। बिल्कुल बिल्कुल। वाग हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे सत्य असत्य के फॉर्म में। इसको ध्यान से देखना कोटेशंस को और बारीकी से इसका हिंदी भी अर्थ करना है। चलो इसको कौन बताएंगे, कौन सा कोटेशन सत्य है या असत्य है, क्या है? चलो कौन बताना चाहेंगे आप लोगों में से? किसी को आइडिया? राजेश, श्री, सुजाता, विशाल, आप लोगों में से? भैया मुझे है थोड़ा बहुत। अच्छा थोड़ा बहुत है। चलो देखते हैं कितना 50-50 चांस है। 50-50। हाँ किसी को आइडिया? क्या हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है कोटेशन को देखकर? सर अभी एक सेकंड ढंग से पढ़ लें। हाँ ढंग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कर पढ़ो पाएंगे पूरा सर। आराम से पढ़ो। मैं बताऊं? रुक जाओ। हाँ मोनिका बताओगे? मोनिका पढ़ा जी है सर। आपने? क्या है बताओ, हाँ आपके क्या लग रहा है आपको? सर, दोनों सत्य होंगे इसमें। अच्छा दोनों सत्य है। हाँ सर। चलो मोनिका कह रही है दोनों सत्य है, और बाकी बच्चे? सर हाँ पेपर में आया था शायद दिसंबर वाले में कुछ, अच्छा देखा सर चलो मोनिका तो कह रही है दोनों सत्य है। हाँ बच्चा आप लोग बताओ, और कोई बच्चा कहेंगे? हाँ क्या कह रहे हो निक्की? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ निक्की। सर दोनों एक्सचेंज किया हुआ है, ऊपर वाला काव्य प्रकाश में है और नीचे वाला साहित्य दर्पण में। चलो यानी इस हिसाब से दोनों गलत है, उभयम असत्यम। चलो मोनिका के हिसाब से दोनों सत्य है, निकिता के हिसाब से इंटरचेंज है। हाँ बाकी बच्चे कोई आइडिया? राजेश, श्री, आप लोग को? हाँ कोई आइडिया राजेश, श्री, आप लोग को? चलिए कोई और कुछ कहेंगे इस क्वेश्चन पे? भैया मुझे डी लग रहा है। अच्छा डी, अच्छा क सत्य ख असत्य। चलो चलो कुछ तो बोलो विशाल। जी हाँ सर, सेकंड वाला सत्य है। हाँ और काव्य तो रामाधिपत सेकंड वाला काव्य प्रकाश में ही है। अच्छा सेकंड वाला काव्य प्रकाश में ही है, ओके। जी, इसके लिए और जो है तत्कांति आपको, वो फर्स्ट। चलो निकी सर एक्सप्लेन। फास्ट वाला भी काव्य प्रकाश में ही है। अच्छा फर्स्ट वाला भी काव्य प्रकाश में, नीचे वाला भी काव्य प्रकाश में? हाँ सुजाता फिर से बोलना। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो निकी एक्सप्लेन करो कि ये जो क है ये साहित्य दर्पण में क्यों नहीं है, या फिर है तो क्या है, क्या है बताओ, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। हाँ निकी कोई एक्सप्लेन करेंगे इसको? ये जो है इंटरचेंज है, ठीक है। ये जो कोटेशन आप देख रहे हो ये वास्तव में काव्य प्रकाश में है, और ख वाला जो है वास्तव में साहित्य दर्पण में है, ठीक है। ये इंटरचेंज किया गया है, भावार्थ वही है, पद विशेष का जो है अंतर है, ठीक है। चलो इसका मीनिंग क्या है, कौन बताएंगे? ट्रिक बताऊं? हाँ ट्रिक बताओ। मतलब ना इसमें जैसे याद करने का एक बहुत अच्छा उपाय, अगर किसने हल्का सा भी पढ़ा है तो वो ये था कि काव्य की बात तो हमने काव्य प्रकाश में देखी थी, है ना। उस वाला जो छठा वाला होता है वो कांता सम्मित ऐसे करके आता है, और कांता बात इसमें साहित्य दर्पण में तो हो भी नहीं रखी है। तो अगर किसी का सा भी रीड आउट भी किया होगा तो वो वैसे भी ये वाली ट्रिक भी लगा सकता है कि कांता तो उसमें है काव्य प्रकाश में, कांता शब्द जो है। अगर मान लो कि ये बिल्कुल हटा दें, ये पद बिल्कुल हटा दें, ठीक है, और यहाँ से रामादिवत वक्तव्यम यहाँ से दे दे तो बस कंफ्यूज हो सकते हो। कोशिश कीजिएगा कोटेशन को बारीकियां देख लीजिएगा कि दोनों कोटेशन में क्या कॉमन पद विशेष है, ठीक है, या फिर ऐसा कौन सा शब्द विशेष है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि ये काव्य प्रकाश में है और ये वाला साहित्य दर्पण, ठीक है। इस तरीके से जो ध्यान रखिएगा, भाव दोनों का एक ही है कि काव्य का जो है क्या प्रयोजन हो सकता है, ठीक है। कांता के समान जो है उसमें जो भी पद विशेष प्रयोग किए जाते हैं
एक एग्जाम्पल भी कि राम के समान जो है आचरण करना चाहिए, रावण के समान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा उपदेश होना चाहिए जो सभी सहृदय, ठीक है, जो पाठकगण है आसानी तक वो बात पहुंच पाए। जैसे कांता जो है अपने प्रियतमा तक अपनी बात को पहुंचाती है, वैसे ही जो है एक कवि जो है, कवि का ये उपदेश या ये इस प्रकार से रचना होनी चाहिए ताकि सहृदय भी आसानी से उस बात विशेष को समझ सके। ठीक है, वही भाव यहाँ पे नीचे वाला भी वही है। ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उपदेश जो है हम लोग को जो है जिस प्रकार से राम के प्रति जो है राम के समान जो आचरण करना चाहिए, रावण के समान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रवृत्ति या निवृत्ति का जो उपदेश देता है वो कौन है, वो क्या है, काव्य। इसके प्रति जो है हम लोग को जो है हाँ, इस तरह से जो है साहित्य दर्पण और जो काव्य प्रकाश में इंटरचेंज किया गया। ध्यान रखिएगा इस कोटेशन को। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में भी सेम लाइन है और काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में भी आपको ये कोटेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब आप वो पढ़ेंगे ना प्रयोजन वाले ही, जहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, तो ऊपर वाली व्याख्या के जस्ट बाद ही ये काव्य प्रकाश का ये कोटेशन का वाला जो कोटेशन है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों जो है प्रथम उल्लास और प्रथम परिच्छेद में क्रमशः वर्णन है, तो याद रखिए इस चीज को। हाँ, क्लियर है, कोई समस्या ये लोग? इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, उभय असत्यम। ठीक है, इंटरचेंज किया गया है। ओके बच्चा लोग, और जैसे निकिता ने बताया कि कांता शब्द को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरा एक कोटेशन हूबहू दिया जाता है तब। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, कोई समस्या? और अगर कांता ये शब्द हटा दिया फिर मान लीजिए अगर पूरा हटा दे, इतना दे दे, ठीक है, राम से यहाँ से भी राम प्रयोग कर दे और यहाँ पे काव्यता दे दे या काव्यता पद में हटा के, तो इसलिए कहा जाता है कि कोटेशन को थोड़ी बारीकियां, यहाँ पे कृत्य अकृत्य की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो उपदेश शब्द है या सहृदय शब्द है, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो लेकिन फिर इसमें जो साहित्य दर्पण वाले में, ठीक है, कुछ कृत्य अकृत्य पद साहित्य दर्पण में है। ठीक है, सहृदय पद जो है काव्य प्रकाश में। तो कोई एक शब्द विशेष को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये शब्द विशेश इसी ग्रंथ विशेष में प्रयोग किया गया है इस कोटेशन के संदर्भ में, तो चीजें आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, हाँ, क्लियर है, कोई समस्या इस क्वेश्चन में? बोलो चलो। नहीं भैया, आगे चले, क्वेश्चन काफी ज्यादा है, टाइम ज्यादा लग जाएगा फिर। चलो, इसके हिसाब से बी वाला जो ऑप्शन है उभय असत्यम, यानी जो क्वेश्चन दिया गया वो इंटरचेंज है। ये जो कोटेशन है का वो काव्य प्रकाश में, अखा वाला जो है साहित्य दर्पण में। चलो, इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे। चलो, ये मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है और आप लोग बता भी सकते हो आसानी से, यदि आप लोग ने साहित्य दर्पण भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी ध्यान से। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो वाच्य को ही वाक्यार्थ मानता है? हाँ, वो अलग से किसी अन्य सब शक्ति को ये नहीं मानता। अर्थ किसका मत है? हाँ, किसका मत है, बताओ मोनिका। अन्विता विधानवादियों का। अच्छा, अन्विता विधानवादियों का है, तो ये बता, सबका वही विचार है या कुछ और, कुछ इससे अलग कोई आंसर बताना चाहोगे? चलो, मोनिका तो कह रही है अन्विता विधानवादियों का ये मत है। कोई और बताएंगे कि जो वाच्य ही वाक्यार्थ है, ये सिद्धांत जो है मोनिका के अनुसार तो अन्विता विधानवाद है। कोई और ये अभिहिता अन्वयवादी। अभिहिता अन्वयवादी। चलो, विश्वजीत तो ए कह रहे हैं, मोनिका बी कह रही है। सी और डी वाले भी हैं आप लोगों में से? हाँ, नहीं भैया, सी और डी बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा, सी और डी नहीं आएंगे। चलो, तो सी वाले कौन है, प्रतिवादी ना, किनका मत है? नहीं सर, बी। हाँ, बी लग रहा है मुझे। अच्छा, छपरीकुल का बी लग रहा है। ओके, अच्छा चलो, छपरीकुल, ये सी और डी के विषय में कुछ कहोगे? उत्पत्तिवादी ना या फिर भुक्तिवादी ना, कौन है या किनका सिद्धांत? हाँ, वो भट्टलोलट उत्पत्तिवादी न है। हाँ, युक्तिवाद भट्टनायक का है। अच्छा, ये आपने रस सूत्र के उठा लिया दो सिद्धांत। रस सूत्र के दो सिद्धांत उठा के डाल दिए। चलो, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो वाच्य ही जो वाच्य सीधा सीधा जो अर्थ है उसमें अलग किसी सब शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वाच्य ही वाक्य अर्थ है, ऐसा जो है अन्विता विधानवादियों का मत है, बी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन इसी में कि अन्विता विधानवादी कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, क्या नाम है उनका? सर प्रभाकर मिश्र। प्रभाकर मिश्र है। प्रभाकर मिश्र, वेरी गुड।
आइए, अभिहित अन्वयवादी कौन है? कुमारी कुमारी भट्ट। कुमारी भट्ट। और कुमारी उत्पत्तिवादी, हाँ उत्पत्तिवादी उत्पत्तिवादी सर लोलटकर भुक्तिवाद भटनायक का है। अच्छा, एक और है अनुमितिवादी। सर शंकु का है सर वो अनुमितिवादी, और अभिव्यक्तिवादी है अभिनव गुप्त का। हाँ वेरी गुड। चलो वो रस के संदर्भ में हम लोगों ने देखेंगे, ठीक है। रस संप्रदाय के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पत्तिवादी क्या है, किस प्रकार से वहाँ पे किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जो रस सूत्र में जो सूत्र है रस सूत्र के अलग अलग व्याख्या के अनुसार तो देखेंगे, विषय वस्तु अलग है थोड़ा सा, बस कंफ्यूज करने के लिए। अभिनित्यवाद और ये अन्विताभिधानवाद जो है ना, ये भाषा विज्ञान में भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, कई जगह आपको प्रयोग मिलेगा। चलो कोई समस्या है इसमें? बोलो बच्चा, चलिए आगे। जी भैया चलिए। भुक्तिवाद क्या बच्चा, क्या श्री क्या कर रहे हो? सर भुक्तिवाद किसका है? हाँ बच्चा लोग बताओ, भुक्तिवाद कौन है? भट्टनायक का है सर। भटनायक। भट्टनायक, ठीक है। उत्पत्ति भट्ट लोलट, ठीक है। फिर अनुमितिवाद आएगा, फिर फिर एक और है अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। हाँ, रस के संदर्भ में ये चार हमें पढ़ना है। चलो इसको ध्यान से देखिएगा, इस कोटेशन को, कि इस कोटेशन में इदम पद किस अर्थ में प्रयोग किया गया। कोटेशन को देखिए और ये बताइए, ये कोटेशन क्या काव्य प्रकाश में है या कहीं और है? हाँ काव्य प्रकाश में है सर। ये अच्छा, उत्तम काव्य काव्य के बारे में बोल रहा है। इदम उत्तम मोती शयनी व्यंग्य बच्चे ध्वनि बुधहि कथित। उत्तम काव्य का डेफिनेशन नहीं है सर। अच्छा, ध्वन्यालोक में नहीं, ये काव्य प्रकाश में ही आएगा, और ये काव्य प्रकाश में है। अच्छा, ये कोटेशन तो हाँ ध्वन्यालोक में। क्या ध्वन्यालोक वाले कौन है? ये वास्तव में काव्य प्रकाश का जो है, काव्य प्रकाश में उत्तम काव्य का डेफिनेशन है सर। डेफिनेशन में है। हाँ तो बताओ ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। अच्छा ऑप्शन ए, काव्य गुण। अच्छा, ये इदम पद से काव्य गुण, ये काव्य गुण का लक्षण है। ये तो सॉरी, काव्य गुण का नहीं, काव्य का लक्षण है काव्य। इदम उत्तमम। तो बच्चा जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो विशाल? हैं? हाँ, ये काव्य का आएगा। 3 प्रकार के काव्य होते हैं ना। हाँ ये सर उत्तम काव्य का लक्षण है। हाँ, तो यहाँ पे इदम पद किसके लिए प्रयोग है ये बताओ। ये जो कोटेशन है, काव्य गुण है या काव्य प्रयोजन है, काव्य उपाय देता है या फिर काव्य गुण है सर। अच्छा, काव्य गुण है। अरे बच्चा गलती क्यों कर रहे हो? जी सर। ये कोटेशन सर काव्य का डेफिनेशन है, उत्तम काव्य का डेफिनेशन। बच्चा कैसे गलती कर रहे हो कि काव्य गुण कैसे? ये काव्य का लक्षण है ना, काव्य का प्रयोजन। जी सर, जी सर। काव्य का प्रयोजन वाले भी कौन है? काव्य का प्रयोजन तो अलग कोटेशन है बच्चा, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, ठीक है। वो तो काव्य प्रयोजन के लिए अलग से कोटेशन है। ये जो कोटेशन जो है कि जहाँ पे जो है वाच्यात व्यंग्य, जहाँ पे वाच्य के अपेक्षा व्यंग्य अधिक जो है चमत्कारी हो जाता है, तो वो उत्तम काव्य कहलाता है। तो यहाँ पे इदम पद जो है काव्य के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन अगर उत्तम काव्य भी अगर हो तो भी चल सकता है। तो यहाँ पे इदम पद काव्य के लिए प्रयोग किया गया है, न कि काव्य गुण। काव्य गुण अलग है, काव्य प्रयोजन अलग है, काव्य को उपाय देता है या महत्व अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इदम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? काव्य के लिए। और ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स में ये कोटेशन पूछा गया है। मेरे जहन में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ जो आप असिस्टेंट वाले में एग्जाम दोगे या टीजीटी पीजीटी या जहाँ भी काव्य प्रकाश लगा, ऑलमोस्ट हर जगह ये पूछा ही गया है, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रथम उल्लास तो अच्छे से पढ़ना चाहिए हर बच्चे को। प्रथम उल्लास प्लस जब आप अलंकार पढ़ते हैं काव्य प्रकाश के अनुसार, अलंकार के लक्षण और साथ ही साथ उसके जो एग्जाम्पल्स काव्य प्रकाश में दिए गए वो अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग एग्जाम्स के लिए। हाँ कोई समस्या है? लाक्षणिक ग्रंथ का प्रथम चैप्टर जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन वही है। हाँ ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में कोई समस्या है? आगे चले हम लोग सर ना। चलो क्लियर है। तो अगला देखो क्वेश्चन। सुजाता कह रही है 2 सर आगे पर चलिए। बहुत ऐसा नहीं बोला मैंने, बोला क्लियर है। बहुत शब्द पकड़ते हैं विशाल हैं। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि ये जो कोटेशन है किसके संदर्भ में बताया जा रहा है, और इसमें जो क्वेश्चन सर ये अधम काव्य का डेफिनेशन है सर। अच्छा, अधम काव्य को चित्र काव्य भी बोला जाता है।
अच्छा, तो चित्र शब्द से क्या तात्पर्य है? सुजाता के अतिरिक्त कोई बताए? सुजाता ने लगता है पढ़ा है। हाँ, कोई और ट्राई करेंगे? मैंने गुण नहीं अलंकार पढ़ा है, ए थोड़ा ए थोड़ा पढ़ा है। ए सर ए वाला होगा। अच्छा, ए वाला। अच्छा, बिल्कुल, तो ए कह रहे हैं। हाँ, विश्वजीत। हाँ देखिए। यही है यही है यही है यही है यही है। अच्छा, चित्र का मतलब गुण हाँ, ए अलंकार है। एकता। निकी, मोनिका, एकता, बताओ आप लोग। ये है एकता, आपने पढ़ा है काव्य प्रकाश? काव्य प्रकाश मैंने हाँ थोड़ा सा किया था, अच्छा। ग्रंथ नहीं पढ़ा मैंने। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि काव्य प्रकाश जो 5 ग्रंथ जो है साहित्य शास्त्र में लगे हुए ना, काव्य शास्त्र में, काव्य हाँ प्रकाश, जी हाँ जी। ध्वन्यालोक, काव्य साहित्य दर्पण, 10 रूपक और वक्रोक्ति जीवितम, इन 5 ग्रंथ को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी समय भी है, ठीक। ठीक है, लगभग 20-25 दिन है आप सभी के पास, तो कम से कम इन 5 ग्रंथों को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इन जनरली जो से इसके अतिरिक्त जो बच जाते हैं, इन जनरली आपने मास्टर्स में या बीए के दौरान आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, लेकिन काव्य प्रकाश या वक्रोक्ति जीवितम, 10 रूपक, ठीक है, या ध्वन्यालोक आप लोगों ने मास्टर्स में जिनका साहित्य नहीं रहा होगा उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ना चाहिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ ये माना जाता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो है ये कोटेशन जो है, जब आप वहां पे देखोगे काव्य के भेद में, ठीक है, काव्य कितने प्रकार का हो सकता है, उत्तम काव्य क्या है, मध्यम काव्य या फिर अधम काव्य क्या है, उसी में अधम काव्य का लक्षण यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि वो जो चित्र काव्य है वो कितने प्रकार का होता है, वो आगे भी देखेंगे आप। तो चित्र शब्द से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? तो चित्र शब्द का मतलब जिसमें गुण और अलंकार हो, लेकिन व्यंग्य अर्थ बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, व्यंग्य रहित होता है उसमें, ठीक है, लेकिन उसमें गुण, कोई कोई गुण या कोई कोई अलंकार इन दोनों से युक्त होता है, वो चित्र काव्य कहलाता है। चित्र शब्द से यहाँ पे तात्पर्य है गुण और अलंकार की बात की जा रही है। तो काव्य प्रकाश तो बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जितना आप उसे पढ़ेंगे हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा, ठीक है। तो लोग इसलिए इसकी टीका भी सबसे अधिक है। इतनी टीका है कि घर घर में टीका है। बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा एक प्रसिद्धि भी है कि हर घर में, मतलब जब काव्य प्रकाश अपने उत्थान पे था, आज भी जो है काव्य प्रकाश को लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, आज भी टीकाएं लिखी जा रही है, आज भी उस पर शोध, उतना ही शोध किया जा रहा है, ठीक है। तो अद्भुत ग्रंथ है, ठीक है। और आज ही मुझे पता चला हाँ, कि डॉक्टर राकेश शास्त्री है ना, हाँ, जिन्होंने दर्शन के ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने भी काव्य प्रकाश पे टीका लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अद्भुत ग्रंथ है। मैं जब इसे पढ़ता, जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार उसको पढ़ा, हर बार कुछ ना कुछ नया ही मुझे इसमें सीखने को मिला। और आप लोग भी एक बार जरूर पढ़े इसे, एक बार पढ़िए, 2 बार 3 बार, जितना बार पढ़िएगा, बेसिक से पीडीएफ फाइल में भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आचार्य विश्वेश्वर जी की बहुत अच्छी ग्रंथ है, या फिर राकेश शास्त्री की भी, उनकी व्याख्या भी आ गई है मार्केट में, थोड़ी सी महंगी है, 800-900 के आसपास, 2 भाग है इसके। तो या तो पीडीएफ फाइल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, अगर अभी लेने में सक्षम नहीं है तो आचार्य विश्वेश्वर जी की archive.com पे बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 400 MB के आसपास है, थोड़ा डाटा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। चलो, चित्र सबसे यहाँ पे अलंकार, गुण और अलंकार की बात करें। एक बात और बतानी है इसके विषय में। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो आचार्य विश्वनाथ हैं, उन्होंने भी दर्पण नाम से इस पर टीका लिखी है काव्य प्रकाश पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो बच्चा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसी डेफिनेशन में एक पद आता है अवर। अवर पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, क्या अर्थ है उसका? सर जो अभी ये 5th क्वेश्चन है, इसमें गुणा अलंकार आएगा ना? हाँ, गुणा अलंकार, हाँ, ए ऑप्शन। अवर शब्द का अर्थ है अधम। अरे वाह, अधम, बहुत सुंदर, बहुत अधम नाम है। अवर का मतलब अधम। अधम सर बहुत सुंदर। चलो, ये अगला अधम है, का डेफिनेशन है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अवर का मतलब अधम काव्य की बात की जा रही है। चलो, इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना है, इस क्वेश्चन को देखो, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें अत्र शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, चलो ध्यान से देख के बताइए, कौन बताना चाहिए आप लोग में से? अब अटक गए हैं आप लोग। यदि आप शब्द को तोड़ दोगे ना, एक एक शब्द को, तो नहीं, जल्दीबाजी मत करो। नहीं, शब्द को तोड़ो, एक एक शब्द को संनिवेशित करो, देखो पद क्या है, उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, तब आसानी से आप बता दोगे। और भैया काव्य आएगा आंसर।
सर काव्य आएगा, काव्य। चलो। कोई काव्य नहीं आएगा। अच्छा काव्य नहीं आएगा, ओके। हाँ अच्छा, तो 2 बच्चे तो I काव्य think कह रहे हैं। जी सर, काव्य ही आएगा, काव्य ही आएगा चलो सर। काव्य के अतिरिक्त गुण वाले कौन है? गुण कुछ कह रहे थे कोई आप लोग? ये जो है आपको क्या क्या पद दिखाई दे रहा है निकिता? बताओ निकी, क्या क्या पद है इसमें, क्या क्या दिखाई दे रहा है? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, ये हाँ, तीन ये प्रकार के शब्दों की बात करी गई है। कहाँ पे? हाँ, काव्य। काव्य में तो स्यात् वाचकः लाक्षणिकः शब्दः अत्र व्यंजकः त्रिधा, यानी अत्र अत्र मतलब कुत्र, यानी काव्य में शब्द 3 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, क्या क्या? वाचक, व्यंजक और लाक्षणिकः। इन 3 शब्द से 3 प्रकार के शब्द व्यापार होते हैं, क्रम से अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, तो अत्र पद क्या है? ये जो वाचक है या लाक्षणिक है या फिर व्यंजक है, ये गुण तो हो नहीं सकता, अलंकार नहीं है या कोई दोष नहीं है, तो ऐसे भी आप बता सकते हो। यदि आपको कोई आइडिया भी नहीं आ रहा है तो वास्तव में किसी न किसी काव्य में शब्द के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, इन्हीं शब्द के माध्यम से 3 प्रकार के शब्द व्यापार होते हैं, जिसे हम लोग जो है अभिधा, लक्षण, व्यंजना के हिसाब से जानते भी हैं। तो ये जो अत्र पद किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? काव्य के लिए, ना कि गुण के लिए। इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है? कोई समस्या? हाँ बोलो चलो। तो अत्र पद यहाँ पे काव्य के लिए प्रयोग किया गया कि काव्य में शब्द 3 प्रकार के कहे गए हैं, बताए गए हैं या होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तात्पर्य अर्थोपि केषुचित्, के किसी के अनुसार तात्पर्य नामक वृत्ति भी होती है। ये केषुचित् कौन है? मीमांसक। इतना जल्दीबाजी? क्यों विशाल? पढ़ा हुआ था ना भैया। अच्छा, पढ़ा हुआ था, मैं भी चाहता था कोई और बोल दे, क्योंकि बहुत इजी था। बहुत इजी। ये समझ में आ रहा है कि तात्पर्य नामक वृत्ति जो है कौन मानता है? उनके जो शिष्य हैं, उनके जो विपरीत कहते हैं कि नहीं तात्पर्य नामक वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं सीधे कि वाच्य वाक्यार्थ इति अन्वितावादान। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे कि कुमारिल भट्ट और प्रभाकर में किस मत को लेकर आपस में विरोधाभास था, कौन तात्पर्य नामक वृत्ति को मानते थे, कौन नहीं मानते थे। ठीक है, तो अगर केषुचित् पद किसे क्या तात्पर्य है यहाँ पे? मीमांसावादी। मीमांसावादियों में भी कौन सा मीमांसावादी? उत्तर मीमांसा या पूर्व मीमांसावादी? हाँ बोलो। पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में भी किस मत के समर्थक वाले? अगर ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, इतना डिटेल से नहीं पूछेंगे वो लोग। हाँ, पूर्व मीमांसावादियों में भी कौन से उस व्यक्ति विशेष का नाम क्या है? अभितान्वयवादी कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते नहीं हमें अलग से तात्पर्य वृत्ति की जरूरत नहीं है, जो आप कह रहे सीधा सीधा अर्थ आ रहा है हमें अभिधा नामक शब्द के माध्यम से। कुमारिल भट्ट है, तो ये भी चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत डिटेल में हम लोग चले गए, तो यहाँ पे ध्यान रखिए केषुचित् पद से मीमांसावादी। ठीक है, यानी पूर्व मीमांसा यानी कुमारिल भट्ट जो अलग से तात्पर्य नामक वृत्ति को भी मानते हैं। इसी से मिलता जुलता चीजें आपको जब तर्क भाषा पढ़ेंगे आप लोग या पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो वहां पे बहुत ज्यादा मीमांसावादियों के मत का खंडन भी है, बौद्ध दर्शन के मत का भी खंडन है। तो वहां पे केषुचित् पद का है या केचन पद का प्रयोग किया गया। याद आ रहा है आप लोग को जब आप लोग तर्क भाषा इत्यादि पढ़ रहे थे, तो वहां पे कुछ पद आया था इस तरह का, केचन, केषुचित्, याद आ रहा है? जब अनुमान वाले पार्ट हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो उसमें बहुत सारा इस प्रकार का पद विशेष आया था कि कौन से पद के लिए बौद्धों का भी खंडन किया था। हाँ, बौद्धों का, सांख्यवादियों का, मीमांसावादियों का 3-4 जगह आपने नोटिस किया होगा, याद होगा, नहीं तो एक बार पीडीएफ पलट के देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, उस तरह के प्रश्न विशेष को भी ध्यान रखना है जहाँ पे केषुचित्, केचन, किंचित इस तरह के कुछ पद विशेष आते हैं। ठीक है, तो वहां पे किसी संस्कृत में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखते नहीं है, व्याख्या में आपको मिल जाएगा कि केषुचित् पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे तो देखने पे तो पता नहीं चल रहा है कि भाई किसके लिए, इसके लिए व्याख्या पढ़ो फिर या फिर तात्पर्य नामक वृत्ति के विषय में आप जानते हैं तो फिर बता पाओगे कि केषुचित्
कौन मानता है या ये कौन है? हाँ क्लियर है बच्चों, ये समस्या, कोई समस्या इस क्वेश्चन में? बोलो बच्चे। नहीं भैया। चले आगे। शायद हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लग रहा होगा कि पता नहीं आज से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा काव्य प्रकाश पढ़े होंगे या फिर साहित्य दर्पण, तो कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि साहित्य दर्पण बिल्कुल बेस कह सकते हैं हम लोग काव्य प्रकाश के लिए, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है वो भी साहित्य दर्पण। तो यदि आप साहित्य दर्पण के विषय वस्तु को ध्यान रखेंगे, यदि याद होगा, तो आपको काव्य प्रकाश में भी हेल्प करेगा, और 10 रूपक जब आप पढ़ेंगे वहां पे भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो साहित्य दर्पण को पूरा निचोड़ कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तो काव्य प्रकाश या फिर 10 रूपक बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ये जो कोटेशन हमने पहले भी देखा था, इस कोटेशन हमने अवर शब्द के विषय में देख लिया था। ठीक है, चित्र शब्द के विषय में देख लिया था। एक बात और आता है यहाँ पे, अव्यंग्य। ठीक है, अव्यंग्य पद से क्या तात्पर्य है इस कोटेशन के अनुसार? हाँ सर मैं बोल सकता हूँ। चलो छपिकुल बोल सकते हैं, और कोई? निकिता, प्रभात, श्री, सुजाता? मैं भी बताओ निकी। सर इसका आंसर ना बी है, स्फुट प्रतीयमान अर्थ रहितम। अच्छा बी ऑप्शन। जी चलो सर। सबका ये मत है बी है। बिल्कुल भी है। हाँ, जहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रतीयमान रहितम। हाँ बी है ऑप्शन। मोनिका आपका भी बी है ना? हाँ सर बी आएगा इसमें। हाँ, और आप जानते भी हैं अधम काव्य वही है जहाँ पर प्रतीयमान अर्थ जो है स्पष्ट रूप से जो पता नहीं चलता, अर्थ रहित हो। ठीक है, तो ये जो अव्यंग्यम पद का मतलब स्फुट प्रतीयमान अर्थ रहितम, बी ऑप्शन। वेरी गुड। चलो पिताजी के साहित्य स्पेशलाइजेशन साहित्य था क्या आपका? इसका मोनिका मोनिका का? जी का। मोनिका बताओ। नहीं, जेएनयू में तो वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है स्पेशलाइजेशन का, या होता है मोनिका? जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे डी में होता है। मोनिका आप लोग के यहाँ था क्या स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं था, सब सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। पढ़ना होता है ना। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, कि ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन में सह पद किसके लिए है? अब फंसोगे इसमें क्वेश्चन में। अब चलो ध्यान से। साक्षात संकेतिति। साक्षात संकेतित। ठीक, चलो एक ऑप्शन इसमें और देना था मुझे, लेकिन ऐड हो नहीं पाया। चलो कोई नहीं। हाँ बाकी बच्चे विश्वजीत के साथ जाएंगे या कुछ अलग इसका आंसर बताएंगे आप लोग? सर मैं बताऊं? हाँ बताना मोनिका। हाँ सर सर सी। हाँ सी होगा सर। अच्छा तब इसका मीनिंग बताओ कि कैसे आपने समझा कि हाँ इसका क्या मीनिंग है? सर इसमें वही है ना, शब्द इसमें जो है ना वो वाचक मतलब अभिधा के बारे में बताया गया है, मतलब जो शब्द और वाचक जो है ना, वाचक मुख्य अर्थ है, वही क्या होता है अभिधा कहलाता है, तो इस अर्थ में। अच्छा ओके। हाँ मोनिका, जो विश्वजीत कह रहे हैं उसमें कुछ ऐड करोगे या बिल्कुल वही? सर मैंने ठीक से सुना नहीं, उसने क्या कहा? शब्द इसमें वही बोला था, शब्द और जो है ना अर्थ, जो मुख्य अर्थ होता है वही होता है अभिधा। सॉरी हाँ, अभिधा मतलब वाचक, मतलब साक्षात संकेतिति। ठीक चलो सही बताए। हाँ कुछ ऐड करोगे मोनिका, या आपने आप जो सोच रहे हो उसके विषय पर कुछ कहो, कुछ कहना तो? हाँ मोनिका। सर नहीं, मैं ऐड तो नहीं करूंगी, लेकिन मुझे सी होगा, साक्षात संकेतित। आंसर सी पता है, लेकिन इसका तो मीनिंग था कुछ क्लियर नहीं है। चलो कोई और करेंगे इसको किस्सा? ठीक है सर यहाँ पे यही बोला, साक्षात संकेति का जो मुख्य अर्थ है वहाँ पे मुख्य व्यापार को अभिधा बोल रहा है। हाँ तो कुछ अंतर ऐड किए उसमें भी। हाँ निकी, प्रभात, आप लोग? हाँ और एक चीज सर, अगर सर और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इसमें जो व्यापार अर्थ अभिधा कहा है ना, मतलब अभिधा से जो अर्थ जो है ना निकलता है, और उससे जो व्यापार होता है वही वाचक होता है, मतलब वही अभिधा, वही अभिधा कहलाता है। ओके, यानी साक्षात संकेतित अर्थ के माध्यम से,
तो मतलब वो जो साक्षात, जो आप चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, साक्षात संकेतित किसी चीज को देखने का जो ज्ञान हो रहा है, तो वहां पर सीधे सीधे आपको मुख्य अर्थ प्राप्त होगा। ठीक, सह साक्षात संकेतिता मुख्य अर्थ, ठीक है, जहाँ पे साक्षात संकेतित अर्थ के द्वारा जो मुख्य अर्थ का ग्रहण हो रहा है, ठीक है, अस्य, ठीक है, और वो मुख्य अर्थ जिसके माध्यम से या जिसके व्यापार से हो पा रहा है, वह शब्द विशेष का जो व्यापार है वो क्या कहलाएगा, अभिधा कहलाएगा। ठीक है, जिसके माध्यम से आप सुन पाते हैं क्या, ये चीज लेके आओ, ठीक है, तो बार बार उन चीजों को बार बार देखते हैं, तो जो मुख्य अर्थ ग्रहण करते हैं, अच्छा ये मुझे कहा जा रहा है लाने के लिए, या ये कार्य मुझे कहा जा रहा है करने के लिए। ठीक है, जिस शब्द के व्यापार के माध्यम से आप मुख्य अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं, और शब्द के व्यापार को अभिधा कहते हैं। तो उसमें जो है साक्षात संकेतित के माध्यम से जो मुख्य अर्थ को ग्रहण करते हैं, और मुख्य अर्थ को बताने वाला जो व्यापार है, उस शब्द विशेष के व्यापार को अभिधा कहते हैं। सिंपल सा है, तो ध्यान रखिएगा, अस्य पद यहाँ पे साक्षात संकेतित के लिए प्रयोग किया गया। और एक क्वेश्चन इसी से संबंधित नीचे में देखेंगे। हाँ, इसमें कोई समस्या आप लोग को? आगे चले? नहीं सर। है ना? नहीं सर। देखो, इस क्वेश्चन को देखने के बाद वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले 11 नंबर करेंगे। इसमें एक पद आया था अस्य, तो अस्य पद किसके लिए? सेम कोटेशन है, सेम लाइन है, बस प्रश्न चेंज है। वहां पे हमने सपद के लिए देखा था, यहाँ पे अस्य पद के लिए। तो अस्य पद किसके लिए? काव्य के लिए, शब्द के लिए, गुण के लिए, दोष के लिए? बताओ। मेरे को पता है। अच्छा, निक्की को पता है, शब्द के लिए। शब्द के लिए। चलो, और कोई बच्चा? शब्द के लिए, शब्द के लिए। हाँ निक्की। शब्द अस्य शब्द के व्यापार लिए। अभिधा उच्यते, उसके व्यापार को अभिधा कहते हैं। तो किसके व्यापार को अभिधा कहते हैं? हाँ, यहाँ शब्द अस्य जो शब्द आया वो शब्दस्य के लिए आया है। अच्छा चलो, देखो इला बताइए। हाँ इला बताओ, जो सारे बच्चे बता रहे हैं अस्य के लिए शब्द, अस्य पद शब्द के लिए आया है, सही है या कुछ अलग है? जी सर, मुझे लग ही रहा है इसी के लिए आया है। इला आपको आता तो नहीं होगा ये? हाँ, आप तो तुक्का मार रहे होंगे सबके साथ कि चलो इनके साथ ही चलते हैं। तो इला सर ये सही में नहीं आता हूँ। कोई नहीं, सीख जाओगे, सीख लो ना। देखो, सुनने मात्र से कम 50% आप जरूर समझ में आ रहा होगा कि विषय वस्तु क्या है काव्य प्रकाश में। तो ऐसे भी आप सीख सकते हो कि जो अभी हमने 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। ठीक है, तो किसकी, ये सब किसके हैं? तो शब्द विशेष के हैं। तो अस्य पद यहाँ पे शब्द के लिए आया है, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोग का। ठीक है, शब्द के लिए। तो ध्यान रखिएगा, स पद जो है साक्षात संकेतित अर्थ के लिए, अस्य पद जो है शब्द के लिए। जस्ट ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमने, तो मैंने उसका अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द जो है ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द शक्तियों को बताती है। हाँ, शब्द के व्यापार को बताती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो, ये 11 नंबर ध्यान से देखना और बताओ, ये इसके विषय में कुछ बताना है तो बताओ। अच्छा, व्यंजन आनंद, भैया इसका व्यंजना आएगा। हाँ अच्छा बताओ। तो विशाल तो कह रहे हैं कि व्यंजना है, ये कोटेशन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो व्यंजना के लिए। तो कोई और जो इसके अतिरिक्त कुछ आंसर देना चाहेंगे आप लोग? हाँ बच्चा, बताओ आप लोग में से। बिल्कुल सन्नाटा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? बताओ। कुछ कहेंगे इस कोटेशन पे? अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है ना? तो बोलो मोनिका, शांत क्यों? भैया आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हमारी आवाज निकल रही है गले से। अच्छा अच्छा, आप लोग बोल ही नहीं रहे तो कैसे मेरे तक पहुंचेगी? हाँ बच्चा बोलो। अरे व्यंजन, ध्वनन, द्योतन आदि जो शब्द है, इससे इस शब्द से किसका द्योतन होता है या किसका पता चलता है? ये सब पर्यायवाची शब्द है व्यंजना शब्द शक्ति का। व्यंजन हो या ध्वनन हो या द्योतन हो, सब जो है व्यंजन के लिए, व्यंजना नामक शब्द शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ठीक है नहीं मेरा? क्या? हाँ
क्लियर है बच्चा? क्लियर है ना? व्यंजन, ध्वनन, द्योतन, ये सब व्यंजना सब शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो जितने भी शब्द आपने देख रहे हो ये आपको साहित्य दर्पण में मिलेगा, ठीक है? साहित्य दर्पण के दूसरे परिच्छेद में मिल जाएगा आपको। वहां पर वो बताते हैं कि व्यंजन शब्द के लिए अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या शब्द का किन किन शब्दों को प्रयोग करते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा फेमस व्यंजना हुआ है, इसलिए जो सब शक्ति के रूप में हम लोग ध्वनन या द्योतन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? चलो इसमें कोई समस्या आप लोग को? और आज का अंतिम क्वेश्चन, चलो बच्चा, ये क्वेश्चन कौन बताओगे? बस नाम बताना है, आंसर नहीं बताना है। हाँ मैं व्याकरण आएगा, व्याकरण आएगा। हाँ ठीक है। तो ये जो कोटेशन है व्याकरणों के अनुसार, इसमें जो बुद्ध है शब्द है वो व्याकरणों के लिए प्रयोग किया गया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, निर्जात में तो पूछा ही गया, अलग अलग एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है? तो बच्चा लोग इसमें मुझे ये समझ में आया कि काव्य प्रकाश में थोड़ी सी गति बढ़ाइए आप लोग, ठीक है? और एग्जाम से पहले जितना बार आप काव्य प्रकाश से लेकर 10 रूपक, ध्वन्यालोक, जीवितम इत्यादि जो है उसे आप कई बार जितना बार पढ़ सकते हैं अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़िए। और एक बार इसमें पकड़ अच्छी हो जाएगी तो सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम से उसमें भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? वेदांत सर मुझे लगा कि क्या कुछ वेदांत सर कुछ क्वेश्चन मैं कल रखूंगा, ज्यादा नहीं, उसमें विषय वस्तु बहुत ही सिंपल है। वेदांत सर की चीजों को भी अच्छे से पढ़िएगा, जो भी उसमें वर्णन किया गया है, चाहे मंगलाचरण के फॉर्म में या फिर अज्ञान के विषय में, ठीक है? या फिर जो किस प्रकार से वो प्राज्य के क्या क्या लक्षण है या ईश्वर के क्या क्या लक्षण है, ठीक है? उसके बाद उन दोनों के बीच में जो है किस प्रकार से तुलनात्मक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। उसके बाद उसके बाद जो सूत्रात्मा कैसे बनता है, या फिर 3 प्रकार के कोष कौन कौन से है, ठीक है? किससे क्या उत्पन्न होता है, या फिर सत्य रजस तमस, इन तीनों में किस अंश से क्या उत्पन्न हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्मेंद्रिय इत्यादि या फिर ज्ञानेंद्रिय इत्यादि या अहंकार इत्यादि या किस अंश से उत्पन्न हुआ, ठीक? तो बारीकियां देखिएगा उसके। और जैसे महावाक्य इत्यादि, महावाक्य वाले में भी बहुत ध्यान रखिएगा। या फिर योग का जो पार्ट आता है वो ध्यान रखिएगा। तो काफी इजी भी है। वेदांत सर आप लोगों ने मास्टर्स में भी पढ़ा होगा कई बार, लेकिन काव्य प्रकाश नहीं पढ़ा होगा, तो दोनों ग्रंथों में थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिए। कल हम लोग वेदांत सर के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही कुछ ही, ज्यादा नहीं, वेदांत सर के साथ साथ कोई एक ग्रंथ आप लोग और ऐड करवा लीजिए। हाँ बोलो चलो सर धन्यालोक रख दीजिए ना। ध्वन्यालोक, तो बच्चा लोग ध्वन्यालोक रेडी है आप लोग? साहित्य दर्पण। कौन सा? साहित्य दर्पण। अच्छा साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण ठीक है। चलो तो बच्चा लोग ऐसा करना कि साहित्य दर्पण को अच्छे से पढ़ना, प्रथम परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद और कम से कम छठा परिच्छेद तो बहुत अच्छे से। छठा परिच्छेद अच्छे से कर लोगे तो 10 रूपक में बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना? तो साहित्य दर्पण सब रेडी है साहित्य दर्पण के लिए? और साहित्य दर्पण सबने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में? हाँ बच्चा लोग बोलो। जी सर। है ना? तो कल जो है हम लोग साहित्य दर्पण भी करेंगे और साथ साथ वेदांत सर के कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा जनरली थोड़ा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, ठीक है बच्चा? चलो इसी के साथ सबको शुभ रात्रि। और कुछ कहना है आप लोग को तो कह सकते हैं आप लोग। भेज देना प्रश्नोत्तरी। हाँ मैं अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ चलो ओके बच्चा लोग, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं फिर हम लोग। शुभ रात्रि। रिकॉर्डिंग हुई थी? हाँ रिकॉर्डिंग हुई है, इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा। चलो